Management and leadership from Bhagavad Gita verse 2.44 featuring Nobel Prize winners 2025। क्या है वैसे इस श्लोक में और क्यों कर रहे हैं नोबेल प्राइज को हम फीचर, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। क्या थी इसके पीछे की स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग? नेता वही जो युद्ध के बीच में विवेक ना खोए, पर जब निर्णय लालच, सत्ता और प्रतिष्ठा से धुंधले हो जाते हैं तब दिशा नहीं विनाश तय होता है। और यही फर्क दिखता है मारिया कोरिना मचाडो, जिन्होंने नोबेल प्राइज 2025 पॉलिटिक्स में जीता, और डोनाल्ड ट्रंप के लीडरशिप में। मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला की सेफ डेमोक्रेसी मूवमेंट की एक प्रमुख लीडर है। एक ऐसा आंदोलन जो तानाशाही शासन को हटाने, चुनावी पारदर्शिता और नागरिक अधिकारों की बहाली के लिए चलाया गया था। 2023 में उनकी पार्टी वेंटे वेनेजुएला को विरोधी सर्वेक्षणों में 90% से ज्यादा समर्थन मिला था, और 2024 में जब उन्हें राष्ट्रपति चुनाव से तानाशाही सरकार द्वारा बाहर फेंक दिया गया तो भी उन्होंने हार नहीं मानी थी, बल्कि ला क्रूसेडा सियुडाडाना मतलब नागरिक क्रांति अभियान शुरू किया, जहां उन्होंने गांव-गांव जाकर, ठीक वैसे ही जैसे आरएसएस काम करता है, गांव-गांव जाकर जनता को लोकतंत्र के लिए खड़ा किया। उनकी रणनीति नैतिक, स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण रही। स्वार्थ नहीं, समाज की भलाई उनकी प्राथमिकता थी। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप को अगर देखते हैं, उनके रणनीति कई बार व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभ से प्रेरित है। 2021 में जब चुनाव हारने के बाद उन्होंने कैपिटल हिल राइट को उकसाया, तो वो लोकतंत्र की मर्यादा नहीं बल्कि अपनी छवि बचाने की लड़ाई थी। कई पॉलिसी रिवर्सल करते वक्त केवल अपने समर्थकों को खुश करने के लिए कर रहे थे, जिससे एक इंटरनेशनल ट्रस्ट और लोकल लेवल पे डोमेस्टिक यूनिटी दोनों को बहुत लॉस हुआ। And we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women, and we're probably not going to be cheering so much for some of them. यहाँ तक कि नोबेल पीस प्राइज की कोशिशों में भी उनका उद्देश्य ग्लोबल हार्मनी नहीं था, बल्कि पर्सनल ग्लोरी था। नतीजा हम सबके सामने है, लेकिन यहाँ पर कॉर्पोरेट टेक अवे क्या है, जल्दी से समझते हैं। हर बोर्ड रूम एक कुरुक्षेत्र है जहाँ अहंकार और उद्देश्य आमने सामने खड़े होते हैं, लेकिन विजेता वही बनता है जो अपने निर्णय स्वार्थ से नहीं बल्कि सिद्धांत से लेता है। स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग डिमांड्स डिटैचमेंट, फोकस एंड विजन बियॉन्ड सेल्फ इंटरेस्ट, क्योंकि जब निर्णय मैं से मुक्त होते हैं तभी संगठन हम बनता है। इन सब के पीछे का कॉर्पोरेट कल्चर किस तरह का रहा? जब संगठन की संस्कृति खो जाती है तो लक्ष्य रह जाता है पर आत्मा मर जाती है। पीआर, चमक और दिखावे में जब नेता अपने ही मूल्यों को भूल जाता है तो शक्ति दिखती तो है पर स्थिरता खो जाती है। ट्रंप के नेटवर्क में बार बार कल्चर ऑफ चार्ल्स को दिखा, लेकिन जहां लॉयल्टी मेरिट से बड़ी थी और इमेज ट्रूथ से ऊंची। व्हाइट हाउस स्टाफ टर्नओवर 30% से ज्यादा रहा। सारी पॉलिसी ट्विटर के इर्द गिर्द ही घूमते रहे, ट्वीट ही कर रहे थे, बाकी और कोई काम नहीं होता, तो उनके डिसीजन में भी अहंकार की झलक दिखाई दे रही। परिणाम हम सबके सामने। दूसरी तरफ मचाडो का संगठन सिमैटो 2002 में स्थापित नॉन प्रॉफिट सिटीजन ऑर्गेनाइजेशन वेनेजुएला में लोकतंत्र की रक्षा और नागरिक अधिकारियों के लिए खड़ा किया गया था। इसका मिशन था एम्पावर्ड सिटीजंस टू डिफेंड देयर वोट। जब एक खराब शासन ने चुनावों को नियंत्रित करने का कोशिश किया तो सुमेट ने नागरिकों को यह सिखाया कि कैसे एक वोटिंग सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाई जाए और एक ट्रू डेटा का उपयोग किया जाए। 2023-24 में सुमेट ने 5 लाख से ज्यादा नागरिकों को चुनावी शिक्षा और जन जागरूकता में जोड़ा। उनकी टीमें ग्रास रूट स्तर पर ट्रेनिंग कैंपस, वोटर वेरिफिकेशन ड्राइव्स और डेमोक्रेसी वर्कशॉप चला रही थी, और यह संगठन बार बार राज्य की धमकियां, फंडिंग ब्लॉकेज और गिरफ्तारी के डर के बावजूद अपनी पारदर्शिता, शांतिपूर्ण और एथिकल वे में चला रही है। ये वही संस्कार आधारित संस्कृति है जिसका श्री कृष्ण भगवद गीता में वर्णन करते हैं, जहां भय नहीं, धर्म और सत्य की भावना निर्णयों का आधार होती है। कॉर्पोरेट टेकअवे यहाँ पर यह है कि संस्कृति ही वह मिट्टी है जिसमें हर विजन की जड़ें टिकती हैं, जहां अनुशासन, पारदर्शिता और साझा उद्देश्य पनपते हैं। A resilient corporate culture is not built on PR or power, it's built on purpose, people and principled action. This is the true sattvic culture of leadership, as envisioned in the Bhagavad Gita. लीडरशिप माइंडसेट यहाँ पर किस तरह का रहा? हर नेता के सामने दो तरह के रास्ते होते हैं, एक जो तुरंत ताली बजा दे और दूसरा आने वाली पीढ़ियों को दिशा दे दे। फर्क माइंडसेट का होता है। डोनाल्ड ट्रंप का नेतृत्व माइंडसेट रिएक्टिव तो था, लेकिन आक्रोश और नियंत्रण की लालच से प्रेरित था। उन्होंने विरोध या आलोचना को कभी भी पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव फीडबैक की तरह नहीं लिया, उन्हें व्यक्तिगत हमला ही समझा। और जहां पर इमोशनल बैलेंस की जगह ईगो ड्रिवन इंपल्सिवनेस हावी रहेगी, परिणाम फेल का ही होगा। 40% से ज्यादा सीनियर एडवाइजर उन्होंने बदल दिए थे, जो एक संगठन में सबसे बड़ा रेड फ्लैग। दूसरी ओर मारिया कोरिना मचाडो ने अपने लीडरशिप में रेजिलियंस और इमोशनल कंपोजर का उदाहरण पेश किया। उन्हें बार बार धमकियां मिली कि राजनीतिक पद से अयोग्य घोषित किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने मूवमेंट का स्वर क्रोध या प्रतिशोध में नहीं बदला। उन्होंने ये कहा था कि मैं सत्ता के लिए नहीं बल्कि स्वाभिमान के लिए लड़ रही हूँ। 2024 में जब उनके राष्ट्रपति पद का रास्ता रोका गया था, तो भी उन्होंने मूवमेंट को बहुत ही शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक दिशा में रखा था, जिससे वेनेजुएलन यूथ पार्टिसिपेशन में 30% का वृद्धि हुआ था। और यही होता है ट्रांसफॉर्मेशनल माइंडसेट।
जो संकट को भी अवसर में बदल देता है। कॉर्पोरेट टेकअवे यहाँ पर यह है कि लीडरशिप माइंडसेट का सार होता है स्थिरता, आत्मसंयम और अडेप्टेबिलिटी। कॉर्पोरेट दुनिया में जो भी नेता हर असफलता पर भावनात्मक रूप से टूट जाता है या दूसरों को दोष देता है, वह कभी लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बना ही नहीं सकता है। क्या पीछे की इनोवेशन और क्रिएटिविटी इनकी रही? क्योंकि इनोवेशन सिर्फ विचार लाना नहीं होता है, यह साहस है पुराने ढर्रे को तोड़ने का। जहां भय, दिखावा और अहंकार नेतृत्व पर हावी हो जाते हैं, वहां पर क्रिएटिविटी का दम घुल जाता है। डोनाल्ड ट्रंप के लीडरशिप में भी यही हुआ था। उनके अभियानों में भव्यता तो थी, लेकिन स्ट्रैटेजी और स्टैग्नेशन बहुत क्लियर दिखता था। 2020 में उनके डिजिटल कैंपेन एडवाइजर ब्रैड पार्सल ने कई बार ये एडवाइस किया था कि ग्रास रूट लेवल पे एंगेजमेंट करना पड़ेगा, डेटा ड्रिवन माइक्रो कैंपेनिंग को बढ़ाया जाए ताकि युवा और न्यूट्रल वोटर्स को जोड़ा जा सके। लेकिन ट्रंप ने सबको नजरअंदाज किया क्योंकि उन्हें ट्विटर पे खेलना था। इसके विपरीत मारिया कोरिना मचाडो ने इनोवेशन को एक मूवमेंट बना दी। 2024 में जब संसाधन और मंच सीमित थे, उन्होंने 120 से अधिक माइक्रो कैंपेन्स और लोकलाइज सिविक इनिशिएटिव शुरू किए, जिनमें नागरिकों ने अपने मोहल्लों में, अपने स्कूलों में, समुदायों में लोकतंत्र के लिए छोटे छोटे आंदोलन बनाए। उन्होंने नेबरहुड वोटिंग वर्कशॉप, डिजिटल डेमोक्रेसी सर्कल और यूथ लेड अवेयरनेस ड्राइव जैसी भी पहले की, जिससे नागरिकों की भागीदारी में 30% से ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ। उनका इनोवेशन सिर्फ टेक्निकल नहीं था, बल्कि एक नई सोच का तरीका था, जिसने सिविलियंस को केवल एक दर्शक ही नहीं बल्कि परिवर्तन के रूप में भागीदार बनाया। नवाचार सिर्फ फैंसी स्लोगन्स में नहीं होता है, उनकी क्रिएटिविटी डिजाइन नहीं बल्कि डायरेक्शन थी जो परिवर्तन की जड़ तक पहुंची। कॉर्पोरेट टेक अवे फ्रॉम दिस पॉइंट इज इनोवेशन तब पनपता है जब नेतृत्व फियरलेस एक्सपेरिमेंटेशन एंड कोलैबोरेटिव ओनरशिप को बढ़ावा देता है। जब संगठन हायरार्की में अटक जाते हैं तो सुरक्षित तो रहते हैं पर अपना फ्यूचर लॉस कर देते हैं। तो इनोवेशन इज नॉट अबाउट आइडियाज, इज अबाउट लिबरेशन फ्रॉम द कंफर्ट। The last 2 points are employee well-being and ethical leadership। सच्चा नेतृत्व तो लाभ या सत्ता के पीछे भागने से नहीं बल्कि अपने लोगों और मूल्यों की रक्षा करने में दिखाई देता है। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में कर्मचारी कल्याण और नैतिकता दोनों में कमी दिखी। व्हाइट हाउस में हम सब जानते हैं कि हिस्टोरिक स्टाफ टर्नओवर हुआ था, सीनियर एडवाइजर और कैबिनेट मेंबर्स लगातार बदल रहे थे और कई ने हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट और लैक ऑफ सपोर्ट की भी शिकायत की। जब नेता ईगो और इमेज पर फोकस करता है तो टीम की सुरक्षा, मनोबल और नैतिक दिशा सब प्रभावित होती है और यही इंस्टेबिलिटी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में फैलती है। इसके विपरीत मारिया कोरिना मचाडो ने यह दिखाया था कि पीपल फर्स्ट प्लस प्रिंसिपल फर्स्ट प्लस लीडरशिप ही संगठन और आंदोलन को स्थायी बनाता है। एथिक्स को हमेशा प्राथमिकता दी गई और दी जानी चाहिए। पॉलिटिकल शॉर्टकट ड्राइव्स या सेफ पैचेजेस को ठुकरा दिया था। अगर आप भी भगवत गीता के हर वर्ड से मैनेजमेंट एंड लीडरशिप सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट करें, हमें बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।